हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी कुछ प्रश्नोत्तरी लगा रहे हैं और ये प्रश्नोत्तरी यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके चलाई गई है। इसमें से हम सभी ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है और इसमें हम सभी 1 से 35 प्रश्नों को हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है। अब 36 से इसमें आगे देखते हैं कि कितने प्रश्न हम लोग जितना हो सकेगा ज़्यादा कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और ये प्रश्न इस सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं या आने की संभावना है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना और सपनों को साकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा प्रयास हमें नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान कर देता है। तो कभी भी प्रयास करना मत छोड़िए, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगी आप सभी को कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो परिस्थितियाँ कुछ भी हों, है ना, उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करिए। कितनी भी विषम परिस्थितियां हों उनका डट करके सामना करिए और उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करिए। आप वर्क करिए, मेहनत करिए और अपने को निखारिए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 36। जो हमारा प्रश्न है इसे हम सभी देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैथिली चरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? भारत भारती, रंगभूमि, द्वापर, साकेत। 36 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। चारों ऑप्शन आप सभी के समक्ष है और आप सभी भी गेस कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पुनः पढ़ती हूँ प्रश्न को। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में रखा है? अब देखिए, ये सारी पुस्तकें मैथिली शरण गुप्त की हैं। ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और किस में रखा है? तो साकेत में रखा है। किस में रखा है? साकेत में रखा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगला देखेंगे 37 नंबर का प्रश्न है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों के मधुर वेदना की मार्मिक व्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। चारों ऑप्शन हैं, इनमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। 37 नंबर का जो प्रश्न है इसका हम सभी को करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें हो जाएगा महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? महादेवी वर्मा होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों के मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? चार ऑप्शन है हमारे सामने। असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, उपर्युक्त सभी रूपों में। 38 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। उपर्युक्त सभी रूपों में व्यक्त हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, है ना। असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी रूपों में करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है। छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? प्रश्न संख्या 39। छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो ऑप्शन 1 है एक जातीय एकता, अतीत की आलोचना, आत्मोत्सर्ग की भावना, प्रणय भावना के लौकिक धरातल के रूप में। 39 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है इसे हमें बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है?
ब्रज भाषा की बात हो रही है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है पैसाची, बी है नागर, सी है सौरसेनी, डी है अर्धमागधी। ये प्रश्न तो सभी को रटा रटाया होना चाहिए, है ना। जो 40 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों में से सौरसेनी। क्या हो जाएगा? सौरसेनी। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला हम देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है रेखता, हिंदवी, कौरवी और दहलवी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये है कौरवी। क्या है? कौरवी है। खड़ी बोली को और दूसरे नाम से हम क्या बोलते हैं? कौरवी, है ना। अगला हम देखेंगे 42 नंबर का प्रश्न है, ढूढ़ाई राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा बूंदी में, अलवर भरतपुर में, जयपुर सवाई माधोपुर में, जोधपुर बीकानेर में। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। ढूढ़ाई राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो 42 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जयपुर सवाई माधोपुर में, है ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कालक्रम कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गारसा दा तासी। 43 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, है ना। इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन का है इसी का। ठीक है, आगे हम देखेंगे 45 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 के बाद 44 देखेंगे। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, सरहपा। 44 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 44, तो आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, 45 प्रश्न देखेंगे। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए है दलपति विजय, बी है नरपति नाल, सी है नल्ल सिंह, डी है मधुकर भट्ट। तो 45 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 45, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरपति नाल, है ना। अजमेर के शासन से संबंधित कौन है? तो नरपति नाल। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जिसकी रचना अजमेर के शासक से, है ना। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की। तो अगला हम देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण साधक भक्त कवियों में कालक्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है? निर्गुण साधक भक्त कवियों में कालक्रमानुसार प्रथमोल्लेख कौन है? ऑप्शन ए है ज्ञानदेव, बी है नामदेव, सी है कबीर और डी है रैदास। तो 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामदेव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नामदेव, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नामदेव। अगला हम सभी देखेंगे 47 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 47, तन चितौर मन राजा कीन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है? तन चितौर मन राजा कीन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली प्रयुक्त हुई है? तो इसमें है अन्योक्तिपरक शैली। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 47 का क्या होगा? अन्योक्तिपरक शैली। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, 48 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? संत तुलसीदास का रामानुजी
और माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंदीय। 48 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो संत तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जो है श्री राम जी के भक्त हैं, है ना। तो किस परंपरा से हैं ये, सभी परिचित होंगे इससे। इसका करेक्ट आंसर शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे, रामानंदीय। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रामानंदीय। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है। दार्शनिक, वर्ग चेतना, वैयक्तिक यथार्थ और यथा स्थितिवादी। 49 का है, प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है। तो यह वर्ग चेतना प्रधान, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वर्ग चेतना प्रधान है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में क्या है। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में क्या है। पहला है रोमानियत से युक्त, बी ऑप्शन है बिंब विधान से युक्त, सी ऑप्शन है बोलचाल की शब्दावली से युक्त, डी ऑप्शन है अलंकारिकता से युक्त, है ना। तो 50 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है क्या होगा। तो नई कविता की भाषा प्रमुख विशेषता बिंब विधान से युक्त, किस ऑप्शन में है, बिंब विधान, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिंब विधान से युक्त, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 51 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए है राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, ऑप्शन बी है सपाट बयानी और बड़बोलापन, सी है सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, डी है पराजय भावना और नैराश्य। चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर बताना है हम सभी को। तो 51 नंबर का प्रश्न है सपाट बयानी और बड़बोलापन, यानी कि किस भाषा में है, किस ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सपाट बयानी और बड़बोलापन किसका है ये, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण। आगे हम सभी देखेंगे 52 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 52, स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन है यथार्थपरक बौद्धिकता, प्रेम की भाव तथा मानवीय संवेदना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास, डी ऑप्शन है जीवन की विषमताओं का चित्रण। 52 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 52 नंबर का, जीवन की विषमताओं का चित्रण। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जीवन की विषमताओं का चित्रण, ये प्रमुख विशेषता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला हम बढ़ते हैं 53 नंबर। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है। पृथ्वी कल्प के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन ए है नरेश मेहता, बी है गिरजा कुमार माथुर, सी है भारत भूषण अग्रवाल, डी है अज्ञेय। 53 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पृथ्वी कल्प के रचयिता, पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है। तो पृथ्वी कल्प के रचयिता है गिरजा कुमार माथुर, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर। 54 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है। जो है 54 नंबर का प्रश्न है, रस निष्पत्ति सर्वमान्य व्याख्याकार कौन है। तो अभिनव गुप्त, नगेंद्र, जगदीश गुप्त, भरत मुनि। तो रस निष्पत्ति किससे है, भरत मुनि, है ना। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, तो भरत मुनि, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 55 नंबर का जो प्रश्न है। शब्द शक्तियों के विचारानुसार निम्न में से कौन सा मत अमान्य है। ऑप्शन ए है अर्थ संपत्ति, बी है शब्द, सी है शब्दार्थ, डी है अर्थ ज्ञान का साधन। 55 नंबर के प्रश्न में हमें करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 55, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अर्थ संपत्ति का अमान्य है। किसका अमान्य है, अर्थ संपत्ति। तो अर्थ संपत्ति हमारे किस ऑप्शन में है, ए, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, अर्थ संपत्ति।
आगे हम देखेंगे 56 नंबर के प्रश्न को, अलंकार के निम्न भेदों में कौन सा अस्वीकार है? कौन सा अस्वीकार है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, काव्यालंकार। अलंकार के निम्न भेदों में से कौन सा अस्वीकार है? 56 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56। तो जैसे काव्यालंकार जो है अलंकार का भेद नहीं है ना। अलंकार के 3 है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। काव्यालंकार ये भेद में नहीं आता है। आगे हम सभी देखेंगे 57 नंबर का प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित प्रश्न है, एक बार नहीं अनेक बार ये परीक्षा में आया है। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे में कौन सा अलंकार है? इनमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। ये 4 ऑप्शन है आप सभी के समक्ष, इनमें से हमें अलंकार चूज करना है। 57 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण है। क्या है? मानवीकरण। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 58 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, वह नवनीत कहाँ जाता है? वह नवनीत कहाँ जाता है? रह जाता है तक्र में। कवि ने तक्र को प्रतीक बताया समग्रता का, रहस्यता का, निस्सारता का और समन्वय का। किसका बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। 58 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। चारों ऑप्शन में से 58 का करेक्ट आंसर बताना है। 58 का क्या होगा? तो इसमें है समन्वय का है। किसका है? समन्वय। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं 59 नंबर के प्रश्नों को, अमूर्त भाव को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, अमूर्त भाव को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि किसका प्रयोग करता है? कवि किसका प्रयोग करता है? बिंबों का, प्रतीकों का, कल्पना का, अनुभूति का। चारों ऑप्शन में से बताना है किसका प्रयोग करता है। 59 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें कवि जो है बिंबों का प्रयोग करता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, बिंबों का प्रयोग करता है। 60 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम की बात हो रही है। श्रृंगार रस वर्णन दृष्टि, आध्यात्मिक संकेत दृष्टि, लोकोत्तर रतिभाव दृष्टि, लीला गान दृष्टि। 60 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीला गान दृष्टि। क्या हो जाएगा? लीला गान दृष्टि, यानी कि जो है डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। रास पंचाध्यायी कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुजदास। 61 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर होगा नंददास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंददास। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की है। अगला देखेंगे 62 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? पहला ऑप्शन है राम को प्रतिष्ठित करने के लिए, बी ऑप्शन है उदात्त भावों के पोषण के लिए, सी ऑप्शन है भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, डी है रामचरित के लोक भाषा में होने के कारण। इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है कि 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 62 है ना। तो भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए महत्व दिया जाता है। भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय गोस्वामी तुलसीदास, है ना। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर के चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है अग्रदास, बी है नाभादास, सी है प्रियादास और डी है केशवदास। 63 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63, है ना। तो श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास है। श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 64 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है भूषण, बी है कुलपति मिश्र, बी है देव, सी है कुलपति मिश्र, डी है जसवंत सिंह।
तो 64 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा भूषण किसकी रचना है। तो भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है। देखो रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीत मुक्त। तो रीत मुक्त में कौन नहीं आता है, रसनिधि, घनानंद, आलम ठाकुर, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, है ना। तो इसमें कौन नहीं आता है, अपने आप स्पष्ट हो गया, कौन, रसनिधि नहीं आते हैं। आगे हम सभी देखेंगे अगला जो प्रश्न है हमारा 66 नंबर का प्रश्न है भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचा है। ठीक है, अनुदित रचा गया नाटक है वो बताना है हमें। चंद्रावली, वैदिकी, हिंसा हिंसा नाभवती, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी, है ना। इनके कुल टोटल 17 हैं, है ना, अनुदित और मौलिक दोनों मिला करके। तो भारतेंदु का विद्या सुंदर नाटक जो है अनुदित रचना है। ये जो विद्या सुंदर है ये क्या है, अनुदित रचना है। आगे देखेंगे 67 नंबर के प्रश्न को, हिंदी में समालोचना के सूत्रपात्र के लिए हिंदी में समालोचना के सूत्रपात्र के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका नाम उल्लेखनीय है। ये ऑप्शन यहाँ है भारतेंदु, भारतेंदु, भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका नाम उल्लेखनीय है। वचन सुधा, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी। 67 नंबर का प्रश्न है तो आनंद कादम्बनी करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 68 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। मैथिली शरणगुप्त की कौन सी कृति प्रकाश क्रम से पहले आती है। मैथिली शरणगुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है, प्रकाशन क्रम में है ये, प्रकाशन क्रम, हाँ प्रकाशन क्रम में पहले आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 ऑप्शन है, भारत भारती, बिकट भट्ट, जयद्रथ वध और पंचवटी। कौन आती है, तो इसमें है जयद्रथ वध। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 69 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है। प्रकृति का मानवीकरण, अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण, स्वानुभूति की प्रवृत्ति, सौंदर्य का संसाधन। 69 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। क्या हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 70 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंथ की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है। ग्राम्य, स्वर्णधूलि, युगांत, ज्योत्सना। देखिए उत्तरवर्ती रचना की बात हो रही है, सुमित्रा नंदन पंथ की उत्तरवर्ती रचना कौन है, तो स्वर्णधूलि 1947, स्वर्णधूलि है ऑप्शन बी में है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 71 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे छायावाद की पलायनवादी प्रवृत्ति की सूचक उक्त पंक्ति किस कृति में आई है। 4 कृतियां हैं, कहने का मतलब है किस में से है ये, है ना। तो ये लहर से है, किससे है, लहर से है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 72 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक, है ना, 4 ऑप्शन है। महाकाव्यात्मक रचना, सरोज स्मृति, यमुना के प्रति, बादल राग, राम की शक्ति पूजा। 72 नंबर का प्रश्न है, 72 नंबर का प्रश्न है राम की शक्ति पूजा, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। महाकाव्यात्मक रचना किसे कहा गया है, राम की शक्ति पूजा को, है ना, शोक गीत सरोज स्मृति को। 73 नंबर का प्रश्न है कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है। उत्तर छायावादी कवि नहीं है। नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह और अंचल। तो कौन नहीं है, तो इसमें नरेंद्र शर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, रामकुमार वर्मा और अंचल उत्तर छायावादी कवि हैं, जबकि नरेंद्र शर्मा नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 74 नंबर के प्रश्न को। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, तो रूपवाद, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रूपवाद अमान्य है। 75 नंबर का प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। 4 ऑप्शन में से बताना है, तो नई राहों का अन्वेषण, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है कौन से लेखक उन 4 महानुभावों में नहीं है जिन्हें आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाला कहा है।
तो इंशाल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल और शिव प्रसाद सिंह सितारे। 76 नंबर का प्रश्न है और इसमें से जो करेक्ट आंसर है शिव प्रसाद सितारे हिंद इनमें से नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। 80 तक करेंगे हम लोग। प्रेमचंद्र जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि किस पर होता है। रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, है ना। तो रंगभूमि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है। जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो ये जो है दर्शाक, है ना, दर्शाक ये अंतिम है। 79 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है? 79 नंबर का प्रश्न है। नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, शिव प्रसाद सिंह। 79 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति में किया है। कौन? श्रीलाल शुक्ल ने। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास का। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है? नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है? श्रीपत राय की, भैरव प्रसाद गुप्त की, कमलेश्वर की, मोहन राकेश की। शायद आप सभी आंसर गेस कर पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 80 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त। फिर से पुनः प्रश्न पढ़ती हूँ मैं। नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है? तो भैरव प्रसाद गुप्त की। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो हम लोगों ने 36 से लेकर के 80 प्रश्नों को सॉल्व किया है। बाकी 125 प्रश्नों में हम लोगों ने पहली क्लास में 35 प्रश्नों को देखा था और इस दूसरी क्लास में 36 से लेकर के 80 तक देखा है। टोटल हमारे 125 प्रश्न हैं। 80 के बाद जो है 125 तक प्रश्न भी बचे हुए हैं। अगली क्लास में मैं जो है 81 यानी कि 81 से प्रश्नों को करने की कोशिश करूँगी मैं। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं इन्हीं प्रश्नों के साथ। जो भी क्लास हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं वो अवश्य बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए